तो नेक्स्ट वाली हेडिंग डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन की बात करेंगे। और डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2S6, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है B2S6 डाइबोरेन। तो भाई डाइबोरेन को समझ लें, B2S6 इसको डाइबोरेन बोलते हैं। देखो डाइबोरेन में बनता कैसे है, डाइबोरेन बेसिकली द्विलक होता है, डाइमर होता है BH3 का। तो BH3 का डाइमर हो जाता है तो यहाँ क्या फॉर्म होता है, B2S6 फॉर्म होता है, डाइमर फॉर्म होता है। अब इसमें समझने की कोशिश करना, जैसे BH3 है तो अगर यहाँ पर BH3 होता है, ऐसा BH3 होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठा रहा हूं यहाँ से वो ये कि BH3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp2। जब BH3 होता है तो उस जगह पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जब B2S6 होता है तो इस जगह पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp। तो ये पहली बात दिमाग में रखनी है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है BH3 में, और जब B2S6 यानी कि द्विलक रूप करते हैं, डाइमर करते हैं, तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब sp3 की बात जब हम लोग करते हैं तो sp3 में एक सबसे अच्छी बात जो समझाने वाली बात है वो ये है कि इसमें बोरॉन बोरॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, और इनके बीच में इस टाइप से हाइड्रोजन, ये वाली कंडीशन, और यहां पर ये हाइड्रोजन इस टाइप से प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में हम लोग इसको बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम लोग बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। तो पहला पॉइंट यहां से उठता है कि बनाना बॉन्डिंग होती क्या है, पहली चीज है, और इस बनाना बॉन्डिंग में क्या क्या चीजें और बन सकती है, यानी कि इस जगह पर जो बनाना बॉन्डिंग हमको दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बनाना बॉन्डिंग क्यों बनती है और कैसे बनती है और कौन सी बॉन्डिंग है, इसको समझ लो पहले। देखो होता क्या है, जैसा कि आपको एक बात पता है कि बोरॉन है, बोरॉन में हाइड्रोजन भाई 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन के, और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर गए, ये इसके साथ कर गए, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बना गए, ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर भी ये इसके साथ बॉन्ड बना दिया। क्या है यार, क्लियर है, ये बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना दिए। अब यहां पर इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी कि इस कंडीशन पर बोरॉन में रिक्त कक्षक हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आया कि वैकेंट ऑर्बिटल कैसे आ गया, चलो इसको भी समझा देता हूं, ऐसे समझो, देखो समझो, जैसे कि BH3 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है तो यहां कितना होता है 1s2, यहां कितना होता है 2s2, यहां कितना होता है 2p1, यही तो होता है 1s2 2s2 2p1, क्लियर है। अब इस कंडीशन में जब ये बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्डिंग करने में कौन से होते हैं, जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर आपके पास में कितना हो गया 2s हो गया, ये कितना हो गया आपके पास में 2p हो गया, ये 2s ये 2p, ये कौन सा स्टेट होता है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या कंडीशन हो जाएगी कि यहां जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उछल के आगे आ जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे। और हाइड्रोजन में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइंड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइंड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइंड होगा, तो ये सारे बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इस कंडीशन में ये जो जगह होगा ये है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया आपका रिक्त कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल, ये हो गया आपका वैकेंट ऑर्बिटल, समझ में आ गया, दैट इज द वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इससे मिलेंगे, समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, यहां पर जो संकृत कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कितने होंगे, वो sp3 होंगे, होगा कि नहीं होगा भाई, sp3 क्यों हो गए ये समझ में आ रहा है, 1 2 3 पूरा इसके साथ लगा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। sp2 हाइब्रिड तो तब होंगे जब सिंगल है, sp2 हाइब्रिड तब है जब सिंगल है, मतलब BH3 होगा तो यानी कि sp2 होगा, मैं कंफ्यूज मत होना भाई, यहां पर क्या होगा sp2, जब अगर हमारा BH3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। लेकिन जब इसको हम डाइमर बनाएंगे तो उस जगह पर ये काम करेगा, ये रिक्त कक्षक, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये प्रयोग हो जाएगा, और जब प्रयोग होगा तो इस कंडीशन पे हाइब्रिडाइजेशन
में हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा यूज करेंगे, sp3 होगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो यहां क्या होता है, यहां समझने वाली बात है कि यहां पर एक हाइड्रोजन, एक बोरॉन ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया, इधर इस बोरॉन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया, यानी कि ऐसे समझो आप, अब आप इसको समझो इस टाइप से कि ये बोरॉन है, इसने हाइड्रोजन यहां बना लिया, हाइड्रोजन के साथ यहां बना लिया, ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया। दूसरी तरफ ये बोरॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, अब क्योंकि इस हाइड्रोजन की कंडीशन को अगर देखा जाए तो इस हाइड्रोजन में शेयरिंग करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एटलीस्ट यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। वही कंडीशन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। आया समझ में? इसका जो वैकेंट कौन सा, ये वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ऐसे मान के कि उसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सब कुछ है, तो ये क्या कह रहा है, अपनी साझेदारी बना रहा है कि भैया तेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पास कुछ नहीं तो चलो ठीक है, ऐसा प्रतीत कर ले कि मेरे पास भी कुछ हो जाए। समझ में आए? ऐसे नहीं कहते हैं, समझ गए होंगे? हाँ, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर, ये इसके साथ, तो ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3। ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया। तो यही दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इसी कंडीशन पर कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं, इसको हम लोग बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं है? ये H ऐसे यूं ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, तो ये H और ये H आपस में मिलके बॉन्डिंग शो करते हैं। इसको डॉटेड डॉटेड भी बना सकते हो और इसको वैसे भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है? तो अब जरा एक दो बातें याद सीख लो। कौन सी, क्या क्या बातें सीखनी है देख लो, बॉन्डिंग के बारे में देख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। क्या क्या बातें सीखनी है? पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें कौन सा ऑर्बिटल, s, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर s, यहां पर sp3। क्लियर है? तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे। पहले तो 2 बॉन्ड कौन से बनेंगे ये समझ लो, वो बन गए sp3 sp3। बोलो हाँ या ना? 2 बॉन्ड होंगे, sp3 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 sp3। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और ये कौन सा होगा, sp3, और ये कौन सा होगा, s। तो 4 बॉन्ड कौन से बन रहे हैं वो भी देख लो, कौन से होंगे, sp3s। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि sp3s 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, और sp3s sp3 2 बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, दोनों एक बात और होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मतलब ये जो 2 है ये ऐसे है, इस प्लेन पर है, तो ये और ये ऐसे होंगे। बात को समझो, ये एक प्लेन पर है तो ये ऊपर और नीचे होंगे, ये ऊपर और नीचे होंगे, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आया? ये दोनों बिछे हुए हैं तो वो दोनों खड़े हुए हैं, लंबवत होते हैं, प्लेन पर नहीं, एक प्लेन पर नहीं है, परपेंडिकुलर फॉर्म है, यानी कि ये दोनों और ये एक ये और ये सेम प्लेन पर है, ये वाले और ये वाले एक प्लेन पर है, ऐसे दोनों एक सेम प्लेन पर है, और ये ऊपर और ये नीचे। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर 2 बॉन्ड कौन से होते हैं, sp3 sp। इसको एक और भी बोल सकते हैं, इसको भी देख लो। 2 बॉन्ड जो sp3 sp3 होते हैं इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये पहले भी बता चुके हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब 3 केंद्र, 1 2 3। सुनना मेरी बात को, ये तो सिखा रहा था मैं, जरा देखो आगे देखो, याद दिख जाएगा। ये देखो, 1 केंद्र 2 केंद्र 3 केंद्र, इलेक्ट्रॉन कितने, एक ये, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहां भी कौन सा हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप एक चीज देखो, कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिल रहे हैं,
कितने मिल रहे हैं? 2। तो यहां पर लिख दे रहा हूं 2 हो जाएंगे 3 सेंटर, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। और ये कौन सा है बेटा? ये कौन सा है? ये वाला। ये तो शेयरिंग हो ही रही, बढ़िया बढ़िया शेयरिंग हो रही, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अरे हाँ है ना? तो यानी 4 जो बनेंगे, 4 होंगे, उसको क्या बोलेंगे? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। तो 2 बनेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जल्दी जल्दी नोट करें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 4 बनेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अब चलो आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल की। बेटा ये लेंथ अगर मैं x मान लूं, ये लेंथ अगर मैं y मान लूं, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखो ये दोनों एक ही तल पर है। जब दोनों एक ही तल पर होंगे तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण से ये फैलेंगे। दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण से क्या होंगे? ये फैलेंगे। फैलेंगे नहीं फैलेंगे? और जब इसके कारण से फैलेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी ज्यादा होगी? x इज ग्रेटर देन y। मतलब आंतरिक जो बॉन्ड लेंथ है, अगला पॉइंट, जो आंतरिक बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी y बॉन्ड लेंथ से। तो इनर बॉन्ड लेंथ है वो ग्रेटर होगी एक्सटर्नल के। समझ में आ रहा है? तो अंदर की लेंथ है वो ज्यादा होगी बड़े वाले लेंथ से। और बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है बॉन्ड एंगल। तो ये एंगल मैं आपको बताऊं तो 97 डिग्री होता है, और ये एंगल जो होता है 120 होता है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? बाहर वाले का। इसको अल्फा बोल दे रहा हूं, इसको बीटा बोल दे रहा हूं। तो बॉन्ड एंगल उल्टा हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। बॉन्ड एंगल अलग होगा, अंदर वाले का बॉन्ड एंगल कम है, 97 है, और बाहर वाले का 120 है। ठीक है, बाहर वाले का 120 है, तो अंदर वाले का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा और बाहर वाले का एंगल ज्यादा होगा। तो एंगल का फर्क ये पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ का फर्क ये पड़ेगा। तो मुझे लगता है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि किस तरीके से B2S6 के साथ में ये कंडीशन यहां पर होती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या बता रहे थे हम लोग B2S6 के बारे में। डाइबोरेन के हाइब्रिडाइजेशन समझ लेना, दिमाग में रखना इस बात को। ये बनाना बॉन्डिंग जो है इसको दिमाग में रखना। और अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रिपरेशन पे। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन कि आखिर B2S6 बनता कैसे है, प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन में देखो यहां पर हम लोग पहली प्रिपरेशन करते हैं BCl3 का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। BCl3 का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपको पता है H- निकलता है। तो आप समझ गए होंगे, H- को यहां ले जाओ, Cl को हटा दो। अरे H- को यहां ले जाओ, Cl को हटा दो। यहां क्या बन जाएगा? BS3 बन जाएगा प्लस AlCl3 बन जाएगा, तो Cl आ जाएगा, प्लस LiCl बन जाएगा, LiCl। और यही BS3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? B2S6। ठीक है, तो ये एक प्रिपरेशन हो गई जिससे कि B2S6 बन गया। जहां BS3 बनेगा वहां B2S6 अपने आप बन जाएगा। दूसरी एक और रिएक्शन ले सकते हैं, BF3 की रिएक्शन ले सकते हैं, BF3 और NaH, सोडियम हाइड्राइड, इसके साथ ले सकते हो, BF3 NaH के साथ में। यहां पर भी वही कंडीशन होगी, H- जो होगा वो यहां से फ्लोरीन को हटा देगा, तो यहां पर B2S6 बन जाएगा और यहां पर NaF बन जाएगा। और यहां पर जो B2S6 है इंडस्ट्रियल मेथड है, ये बेसिकली औद्योगिक निर्माण, यानी कि यहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो मैक्सिमम फॉर्मेशन, मतलब सबसे अच्छा ज्यादा ज्यादा बनाना है। अगर मुझे ज्यादा ज्यादा बनाना है तो फिर इस जगह पर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन है बेसिकली कि कैसे ये प्रिपेयर होता है, किस टाइप से ये प्रिपेयर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
अब आते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, तो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। B2S6 की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है H3BO3 प्लस H2, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस होती है H3BO3। H3BO3 को ऐसे समझ सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग में लगाना है तो ऐसे समझ सकते हो, H3BO3 कैसे बनेगा, जैसे कि BH3 होता है, B2S6 से BH3 बना लो, यहाँ H लगा लो, यहाँ H लगा लो, यहाँ H लगा लो, और वाटर के साथ में रिएक्शन कर लो। तो वाटर के साथ करोगे तो HOH यहाँ लगा लो, यहाँ HOH यहाँ लगा लो, समझ में आया, और HOH यहाँ लगा लो, आ गया समझ में। हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, तो ये BOH OH OH ही H3BO3 है। अब आ गया समझ में, ये देखो H3BO3, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा, ठीक। NaOH के साथ रिएक्शन करो, B2S6 के NaOH के साथ रिएक्शन करो, बेस है, एसिड है, तो NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, नाम ध्यान रखना, सोडियम मेटाबोरेट, NaBO2, क्लियर। HCl के साथ रिएक्शन करो, यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते, एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां बनता है B2H5Cl, B2H5Cl, HCl यहां लग जाएगा, हाइड्रोजन यहां निकल जाएगा, ये कंडीशन है। B2H5Cl क्लोराइड फॉर्म बन जाएगा उसका, B2H5Cl प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, डाइबोरेन अगर एयर के कांटेक्ट में आप खुला छोड़ दो डाइबोरेन को, तो बड़ा खतरनाक ज्वलनशील होता है, ठीक है, आग लग जाती है इसमें अपने आप, तो बहुत ही अच्छा ज्वलनशील होता है, मतलब बहुत तेजी से ये कंबशन करेगा, जलने लगेगा। और क्यों जलता है, क्योंकि बनने से क्या होता है, एक तो B2O3 बनाता है, साथ में वाटर निकालता है और साथ में एनर्जी निकालता है। एक्चुअली में ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन जब तेजी से होती है इनके बीच में, तो जब रिएक्शन होती है तो एनर्जी बहुत निकलती है, और आग एनर्जी एक ही चीज हो गई, एक तरह से समझ सकते हो। वो आग लगने का मतलब क्या होता है, कहीं पर अगर आग लगती है तो आग लगने का मतलब क्या होता है, आग लगने का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो आसानी से नहीं निकल पा रही, तो एक साथ एनर्जी निकलेगी, और जब एक साथ एनर्जी निकलती है, हाई टेंडेंसी में एनर्जी निकलती है, तो आग पकड़ लेता है, समझ में आया ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें आग पकड़ लेता है। और नेक्स्ट इज B2S6 NaH के साथ रिडक्शन करेगा, NaBH4 बनाएगा, NaBH4, ठीक है। BH3 जुड़ जाएगा H के साथ, समझ गए होगे, B2S6 में जुड़ जाएगा, NaBH4 बनेगा, यानी कि 2 मोल्स यहाँ पर आप ले सकते हो, यहाँ पर भी 2 मोल्स ले सकते हो, तो NaBH4। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है कि उसके साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है। और अभी हम आगे चल के 2 चीजें सीखने वाले हैं, एक तो हम ये सीखेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन भी आपके सामने दिख गई है, और एक B2O3, ये भी अब आएगा, इसको बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। B2O3 पहले मैंने बताया था, बोरिक एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शंस हो जाएगी। चलो आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखो B2S6 की रिएक्शन हम 3 तरीके से अमोनिया के साथ में कर सकते हैं, 3 तरीके से रिएक्शन करते हैं। एक, जब अमोनिया हम एक्सेस फेज में लेते हैं, एक अमोनिया एक्सेस लेते हैं, हाँ अमोनिया के साथ में यहाँ पर लो टेम्परेचर भी लिया जाएगा। अगर अमोनिया एक्सेस फेज है, लो टेम्परेचर ले रहे हो, अमोनिया एक्सेस है, हाई टेम्परेचर ले रहे हो, और अमोनिया और इसके बीच रिलेशन जो होगा 1:2 होगा और 450 केल्विन होगा। तो देखो, जब हम लो टेम्परेचर लेते हैं तो उस कंडीशन पे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, B2S6 और अमोनिया ये आपस में जुड़ जाएंगे, B2S6 और अमोनिया, ठीक है, 2NH3 ये आपस में एक तरह से जुड़ जाते हैं। 2 अणु लिए जाएंगे यहाँ पर 2NH3, ठीक है, नोट करो फटाफट। B2S6 और अमोनिया जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ में
जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब B2H6 और 2 अमोनिया है, इसको हम लोग एडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। एडक्ट प्रोडक्ट जानते हो, योगात्मक। एडक्ट प्रोडक्ट मतलब योग, मतलब जुड़ा हुआ, दोनों जुड़े हुए। अच्छा, ये जुड़ते कैसे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जुड़ते हैं तो आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। आयनिक बॉन्ड के द्वारा कैसे जुड़ेंगे, तो एक काम करो, देखो यहां पर आपके पास में क्या है, B2H6 है और अमोनिया है ना, B2H6 है और अमोनिया है। तो तुम एक काम करो, मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, BH4 लिख दे रहा हूं एक तरफ, इसको कर दूंगा माइनस, अब बाकी बच्चे को कर दो प्लस। तो अब क्या क्या बचा वो देख लो, देखो क्या क्या बचा। बोरॉन B2H4 ये हो गया, एक बोरॉन इधर आएगा, आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 4 है, यहां कितने थे, हाइड्रोजन कितने यहां पर बचे कितने, 2, तो 2 हो गया, और यहां पर NH3 का होल 2 आ जाएगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया एडक्ट प्रोडक्ट। मतलब होता है क्या है, ये दोनों आपस जुड़ जाता है। अभी आगे बताऊंगा, इसको आगे बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा ऐसा कैसे हुआ है। फिलहाल एडक्ट प्रोडक्ट, आप दिमाग कहीं लिखा हो एडक्ट प्रोडक्ट योग उत्पाद, तो आप समझ जाना योग उत्पाद का मतलब क्या होता है। योग उत्पाद का मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ठीक है, जुड़ते आयनिक बॉन्ड के द्वारा है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर हम हाई टेम्परेचर पर ले लें तो यहां पर बनता है Bn का होल x, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, है ना, बताया था, स्ट्रक्चर बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया था, है ना, बताया था, स्ट्रक्चर बताया था मैंने। ग्रेफाइट होता है, कार्बन 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 ग्रेफाइट होता है, यहां पर बोरॉन का आ जाएगा, समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, Bn का होल x। अच्छा नहीं है, चलो बता देते हैं, Bn का होल x। देखो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ग्रेफाइट होता है, ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। एक लेयर दूसरी लेयर के साथ में ऐसे वैन-डर-वाल बल के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, लेकिन लेयर से लेयर जुड़े होते हैं। तो यहां पर कार्बन होते हैं, अब यहां कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन कर दो, बस इतना से बात है, समझ में आ गया। बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन, बस समझ में आ गया। वहां कार्बन 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 जुड़े होते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में वैन डर वाल्स बल के द्वारा जुड़ी होती है। कार्बन फैमिली में हालांकि इसको हम देखेंगे, तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, वह कार्बन होते हैं, सारे कार्बन होते हैं, यहाँ पर एक बोरॉन और एक कार्बन, बोरॉन नाइट्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। संरचना वही होती है, संकरण वही होता है, सब कुछ वही होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। कब बनता है ये, NH3 एक्सेस में लिया जाता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। अब आते हैं तीसरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बनता है B3N3H6, B3N3H6, क्लियर, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। B3N3H6 इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्लियर। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन वही है, ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो ये ऑर्गेनिक बेंजीन हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये कार्बन हो गया, क्लियर। अब ये कार्बन हो गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होगा, B और N होगा, तो यहाँ पर हो गया N हो गया, यहाँ B हो गया, समझना मेरी बात को, यहाँ B, यहाँ N, यहाँ पर B N और ये, क्लियर है। हाइड्रोजन ऐसे लगा दोगे आप और बॉन्ड बना दोगे, B और N के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, भाई नाइट्रोजन ही तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्लस और ये माइनस, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या फिर डबल बॉन्ड के साथ ये बना लो, समझ में आया। तो प्लस और माइनस किस पे होगा, प्लस किस पर होगा, नाइट्रोजन पर प्लस होगा, बोरॉन पर माइनस होगा, नाइट्रोजन पर प्लस, बोरॉन पर माइनस, नाइट्रोजन पर प्लस, बोरॉन पर माइनस। हालांकि यहां ऐसा कुछ होता नहीं है, यहां कार्बन कार्बन में कुछ नहीं होता,
तो इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड है, यहां जो बॉन्ड है, यहां बॉन्ड कैसा होगा, यहां पर जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, नॉन पोलर। मतलब बॉन्डिंग, इसके बीच में कोई पोलैरिटी है ही नहीं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल है, तो कार्बन कार्बन के बीच में पोलैरिटी है ही नहीं, क्योंकि दोनों के विद्युदात्मकता का अंतर शून्य है, इलेक्ट्रोनेगेटिव शून्य। जबकि यहां पर बॉन्ड कैसा होगा, पोलर, यहां पोलर होगा। पोलर क्यों होगा, क्योंकि चार्ज है। समझ में आ गया, चार्ज है, किसके किसके बीच में चार्ज है, नाइट्रोजन बोरॉन के बीच में चार्ज है, तो ये पोलर हो गया। अब दूसरी बात यहां समझना है, यहां जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर है, क्योंकि बॉन्ड ही पोलर है, तो ये कंपाउंड भी नॉन पोलर हो गया। बॉन्ड ही यहां पर कंपेयर करें, जब बॉन्ड ही नॉन पोलर है तो कंपाउंड भी नॉन पोलर है। और यहां पर अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो यहां कंपाउंड जो होता है नॉन पोलर होता है। अब ये है खतरनाक चीज, इसमें लोग गड़बड़ हो जाते हैं। कंपाउंड है नॉन पोलर, बॉन्ड है पोलर। कंपाउंड है नॉन पोलर, बॉन्ड है पोलर, क्योंकि पोलर है। अब नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 है। जैसे तुमने एग्जांपल देखा होगा CCl4 का, तो CCl4 में C और Cl में Cl निगेटिव, C ये पॉजिटिव, तो ये पोलर है। लेकिन डायपोल मोमेंट 0 है, तो कंपाउंड नॉन पोलर हो गया। आगे बात समझ में, तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया, इसलिए कंपाउंड नॉन पोलर हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कंडीशन है, जो कंपाउंड पोलर नॉन पोलर। तो ये बात ध्यान रखें, तो ये नॉन पोलर होता है, कंपाउंड नॉन पोलर होता है, बॉन्ड पोलर होता है। अब दोनों के बीच में अगर रिएक्टिविटी की बात करें, कौन रिएक्टिव होगा, तो जो पोलर होगा वो रिएक्टिव होगा, जिसका बॉन्ड पोलर होगा वो रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ले लो और नीचे लिख दो, लाइन चाहो तो लाइन लिख लो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन is highly more reactive, inorganic benzene is highly more reactive than organic benzene. Inorganic benzene is highly more reactive than organic benzene. ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी, बाकी और इसके बीच में क्या बताने लायक है, ज्यादा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बच्चों। इस बोरॉन की भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 होगी, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3 होगी। सभी जगह से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एक बात और ध्यान रखो, थोड़ी बातें बता देता हूं। यहाँ B के साथ जो H लगा हुआ है, अगर ये निगेटिव है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिव है तो यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ निगेटिव, तो इसीलिए 0 हो जाता है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन सारे, भाई कार्बन में हाइड्रोजन जो भी होगा, आप गौर से देखो, जो भी होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, कार्बन की निगेटिव होगी। तो इसका भी H पॉजिटिव होगा, ये भी H पॉजिटिव, 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 हाँ है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव में है तो 3 हाइड्रोजन निगेटिव में है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का खेल भी चल रहा है। नाइट्रोजन कैसा है, नॉन मेटल है कि नहीं है, तो यहाँ पर कैसा हो गया, नॉन मेटल, और ये कैसा हो गया, क्लियर है, उल्टा तो नहीं लिख दिया, ठीक लिखा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो आगे समझ लेते हैं, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अब देखो, मैंने अभी एक चीज बताई थी आपकी, थोड़ा सा इस पर फोकस कर लो, ये वाला एडेड प्रोडक्ट, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। एक्चुअली में क्या होता है, इस चीज को समझ दो। B2H6 की रिएक्शन हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करते हैं। यहां देख लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, B2H6 की रिएक्शन अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ करते हैं
तो ये अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल, असममित रूप से होती है। जबकि टर्सरी अमीन या फिर CO, बात समझिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्सरी अमीन या फिर CO, इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो सिमेट्रिकल होती है। इसको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वहां से उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि आखिर मैं वहां पर ऐसा क्यों कर रहा था। देखो, समझो मेरी बात को, यहां B है, यहां H है, यहां H है, यहां B है, यहां H है, यहां H है, यहां H है, ये H है, और यहां पर मान लेता हूं मैं रिएक्शन कर रहा हूं RNH2 से, ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। तो तुम एक काम करो, बॉन्ड तोड़ना है। देखो, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है किसी एक तरफ से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो। अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि यहां से, अनसिमेट्रिकल मतलब ऐसे, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। जब यहां तोड़ोगे तो ये अलग निकल के आ जाएगा, ये वाला हिस्सा निकल के अलग आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहां पर BH4 माइनस बन जाएगा, ये BH4 माइनस बन जाएगा। और अब यहां पर देखो, दो वैलेंसी कम हो गई बोरॉन के साथ में, हो गई ना। तो अब ये दो मॉलिक्यूल इसके ले आओ, तो B हो गया, H2 हो गया हाइड्रोजन का, और यहां पर आ गया RNH2 का होल 2। अब समझ गए होगे, आ गई होगी मेरी बात। ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जब भी लेंगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जब भी लेंगे तो उस जगह पर बॉन्ड ब्रेकिंग इस टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन लेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग इस टाइप की होगी। यह है बात, अनसिमेट्रिकल होता है। और अगर मैं टर्सरी अमीन की बात करता हूं तो अब इसी चीज को यहां देख लो, B हो गया, H हो गया, H हो गया, ये H हो गया। सिमेट्रिकल का मतलब है ऐसे तोड़ो कि बराबर दो भागों में टूट जाए। सिमेट्रिकल का मतलब ऐसे तोड़ो कि बराबर दो भागों में टूट जाए, तो बराबर दो भागों में टूट गया। तो यहां पर चार्ज वाली सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि बैलेंस हो गया मामला, यहां डिसबैलेंस हो गया, यहां पर बैलेंस हो गया। और जब यहां से अगर आप करोगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, टर्सरी अमीन है, मान लेता हूं यहां पर कौन सा ले लो, R3N, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा BH3 डॉट R3N, ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। आ गया समझ में, ये कंडीशन हो जाएगी, BH3 डॉट R, यहां पर कोई चार्ज वाली सिचुएशन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये होता है। अब CO के साथ, ये CO के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी ध्यान रखना, CO के साथ BH3 डॉट CO, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। CO के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो B2H6 की रिएक्शन अगर CO के साथ कर रहे हैं तो ये बनेगा, बैलेंस कर। आगे समझ में, तो ये कुछ बातें हैं B2H6 की डाइबोरेन की। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डाइबोरेन, छोटा मोटा कंपाउंड नहीं है, अच्छा कंपाउंड है, और काफी बातें इसमें बताई जाती है। नोट करो, फिर आगे देखो। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग बोरेक्स। बोरेक्स, बोरेक्स, टिंकल, सुहागा, तीन नाम होते हैं इसके, बोरेक्स, टिंकल, सुहागा, ठीक है। और फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10H2, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
क्रिस्टल होता है ये। तो Na2B4O7.10H2O फॉर्मूला पूछा जा सकता है कभी कभी कि बोरेक्स का फॉर्मूला बता दो भाई साहब। तो बोरेक्स का फॉर्मूला ध्यान रखो, Na2B4O7.10H2O। अच्छा, इसके साथ एक दो बातें और बता देता हूं कि अगर आपसे कहा जाए Na2B4O7.5H2O तो इसको बोलते हैं ज्वेलर बोरेक्स, ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलर बोरेक्स। और अगर सिर्फ Na2B4O7 है तो इसको बोलते हैं बोरेक्स ग्लास, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.5H2O, इसको ही गर्म करते हैं, गर्म करके हम लोग ज्वेलर बोरेक्स करते हैं। तो और ज्यादा गर्म करोगे तो बोरेक्स ग्लास बन जाएगा। तो Na2B4O7.10H2O ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं ये तो अभी बताएंगे, लेकिन इसकी जो खास बात है पहले उसी को देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। एक तो फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ये तो एक इसका अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र हो गया, एक तरह से कंबाइन करके लिख दिया। एक होता है यहां पर इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डाइसोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 पानी, 10 पानी मतलब अणु, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो ये है बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला। क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से बोरेक्स है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो निम्न में से बोरेक्स है तो Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O। इसका स्ट्रक्चर देखना हमारे लिए बड़ा अच्छा लगेगा। ये B हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, चलते रहो, ये O हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, फिर O हो गया, फिर B हो गया, फिर कुछ ज्यादा हो गया, देखो कहां गया, BO B। अब ठीक है, कम कर दिया, ये बना भैया BOB। और फिर उसके बाद O बीच में, तो कितने बी बना, कितने बी है, 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 5 कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5। अब अपने क्या करना है, OH रखने। OH कितने रखने, 4। एक OH यहां जोड़ दो, एक OH यहां जोड़ दो, एक OH यहां जोड़ दो, एक OH यहां जोड़ दो। और क्योंकि बोरॉन की संयोजकता ज्यादा हो गई है तो माइनस यहां कर दो, माइनस यहां कर दो, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये रहा U और ये रहा 8H2O। ये है भैया, कितना सुंदर सा है। तो ये है बोरेक्स की संरचना। अब पहला क्वेश्चन जो बोरेक्स की संरचना से ही मिल जाता है, पहला जो क्वेश्चन है बोरेक्स की संरचना से मिल जाता है कि पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बोरेक्स में बोरॉन का संकरण क्या क्या होता है। तो बोरेक्स में बोरॉन के संकरण की कहानी अगर देखी जाए तो बच्चों ये देखो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर sp2 संकरण होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp2 संकरण होगा, और यहां पर अपने पास कितने हो गए, 4 सिग्मा हो गए तो sp3 संकरण होगा। समझ में आया, अरे sp3 संकरण। तो sp2, यहां sp2 है, यहां sp2 है, सुनना मेरी बात को, यहां sp3 है। तो मतलब बोरॉन की बात करूं मैं तो बोरॉन में 2 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। बोरॉन में 2, एक sp2 और एक sp3।
तो बोरॉन में दो प्रकार के संकरण होते हैं, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। पहली बात तो ये समझना है। और sp2 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतली बनाएंगे और sp3 चतुष्फलकीय रूप बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बीओबी बंध कितने होते हैं, बताओ बीओबी बंध कितने होते हैं? 5 बीओबी बंध। ओ नालायक इधर देख ले, बीओबी बंध कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 हो गए। और बीओ बंध कितने होते हैं तुम बताओ, बीओ बंध कितने होते हैं? अरे 5 दूना 10, 10 हो गया, 11 12 13 इधर हो गया। तो 5 दूना 10, 11 12 13 14। पूछ लो, वहां पूछ लो, आगे बात समझ लो। 11 12 13 बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो काम की बात थी कि नहीं थी? बढ़िया थी। चले अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, इसकी प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन कैसी होती है? दो रिएक्शन है, उनको ध्यान रख लो। H3BO3 है, H3BO3 की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करते हैं। H3BO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड की रिएक्शन हम लोग Na2CO3 के साथ कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? ये बोरेक्स बन जाएगा आपके पास में। ये आपका बोरेक्स हो गया, वाटर हो गया और CO2 हो गया। सेकेंड CA2B6O11, इसको बोलते हैं कोलेमिनाइट। कोलेमिनाइट, ठीक है, अयस्क होता है ये कोलेमिनाइट। क्लियर? तो CA2B6O11, CA2B6O11 कोलेमिनाइट होता है। कोलेमिनाइट की रिएक्शन हम लोग Na2CO3 से करते हैं। कोलेमिनाइट नाम ध्यान रखना है, कोलेमिनाइट की रिएक्शन Na2CO3 से करते हैं। CaCO3 Na2B4O7, देखो ये बन गया। और साथ में बनता है यहां पर NaBO2, NaBO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट, क्लियर है? सोडियम मेटाबोरेट बोला जाता है, NaBO2। क्लियर है? NaBO2, ये इसको यहां पर रखा जाता है, तो ये इसके साथ बनता है। क्लियर? तो दो प्रिपरेशन मैंने बता दी, कोलेमेनाइट की प्रिपरेशन बता दी, कोलेमेनाइट से प्रिपरेशन बता दी, और मैंने H3BO3 से बता दी। तो दोनों से बोरेक्स बन जाएगा। अब जरा बोरेक्स का अगले पॉइंट को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, हीटिंग इफेक्ट। हीट कर दो, सबसे पहले बोरेक्स को हीट करते हैं तो ज्वेलर बोरेक्स बन जाता है, और ज्वेलर बोरेक्स को फिर थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं तो बोरेक्स बन जाता है, जिसको हम लोग बोरेक्स ग्लास बोलते हैं। और हीट करते हैं तो NaBO2 प्लस B2O3 बनता है, NaBO2 प्लस B2O3। तो NaBO2 क्या हो गया? सोडियम मेटाबोरेट। और B2O3 क्या हो गया? बोरिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड होता है, तो B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड और NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट। ये प्रिपरेशन होती है। अब इसकी प्रिपरेशन से एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आती है, वो देखो आप। इससे एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स मन का परीक्षण, सुहागा, सुहागा मन का परीक्षण, हाँ ठीक है, सुहागा हिंदी में बोला जाता है, सुहागा मन का परीक्षण। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? यह है सुहागा मन का परीक्षण। क्लियर? क्या होता है इसमें समझ लो आप। इसमें होता क्या है कि जो आपका ये B2 यहां पर आपने हीट किया, उसको हीट किया, ये बना, हीट करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर यहां पर NaBO2 और B2O3 बनता है। ये जो B2 और इसके साथ जब हीट कर रहे होते हैं तो जो भी अननोन मेटल ऑक्साइड होता है वो भी डाल देते हैं। अननोन मेटल, जिस धातु के बारे में हमें जानना है भाई, ऐसा ये परीक्षण क्या करता है? ये परीक्षण एक्चुअली में धातु को बताता है कि वो धातु कौन सा है। तो उस धातु का यौगिक, उस मेटल का जो कंपाउंड होता है, उस मेटल के कंपाउंड को इसमें डाल दिया जाता है।
मेटल कंपाउंड जब इसमें डालते हैं तो ये क्या करता है, वहां जो B2O3, ये जो B2O3 यहां बना हुआ है इसके साथ में रिएक्ट कर जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, हमें नहीं पता ये कॉपर है, लेकिन अगर ये कॉपर ऑक्साइड है तो ये इसके साथ में मेटाबोरेट बना देगा। ये कॉपर मेटाबोरेट है, ठीक है, कॉपर मेटाबोरेट ये बना देगा, ये बना देगा। तो कॉपर मेटाबोरेट जो होगा ये कलर शो कर देगा, तो इस कलर से अपन पहचान जाएंगे, यहां से हमें कलर मिलेगा, इस कलर से अपन पहचान जाएंगे कौन सा मेटल है। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जा सकता है कि बोरेक्स बीट टेस्ट का बेसिकली यूज क्या होता है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट का बेसिकली यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल, और किस फॉर्म में होता है कि उस मेटल का मेटाबोरेट बनता है। किससे रिएक्ट करता है? B2O3 के साथ रिएक्शन करता है, मेटाबोरेट बनाता है। ठीक है, कलर मैंने आपके सामने लिखे हुए कि कॉपर और कोबाल्ट का कलर ब्लू मिलता है, ठीक है, Fe और Cr का कलर ग्रीन मिलता है, और निकिल का तो कुछ कॉमन से है। ये नहीं पूछेगा कौन सा कलर आता है, ये पूछना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, लेकिन कॉपर के बारे में तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कॉपर के, और इतने भी अगर दिमाग में रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये बात समझ में आ गई? तो यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते आगे, एक दो बातें बोरेक्स के बारे में और कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है बोरेक्स में कि बोरेक्स को अगर अपन वाटर में डालते हैं तो जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक सोल्यूशन बन जाता है, एल्कलाइन सोल्यूशन बनता है। क्लियर है? क्षारीय विलयन बनता है, क्षारीय विलयन। बोरेक्स का जलीय विलयन क्षारीय विलयन होता है। बोरेक्स का जो वाटर में, यानी कि वाटर में डालेंगे तो उस कंडीशन पर जो सोल्यूशन बनता है दैट इज द बेसिक एल्कलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे? देखो जरा, बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7 प्लस H2O, तो रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है NaOH प्लस H3BO3, ये बनाता है। और NaOH और H3BO3 बना रहा है, तो आपको ये पता होगा जब ये बना रहा है तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये होता है वीक एसिड। हालांकि इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे, अभी बताऊंगा मैं। लेकिन H3BO3 इज द वीक एसिड और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया सॉल्ट। समझ में आ रही बात? ये हो गया अपना सॉल्ट। तो यहां पर दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर कैसा हो गया? सोल्यूशन का नेचर कैसा हो गया? बेसिक सोल्यूशन। अरे हाँ या ना? ये होगा। क्लियर? और एक और बात बता दूं मैं, एक और बात पढ़े की बात है। देखो, ये बफर सोल्यूशन बताता है, बेसिक बफर सोल्यूशन बना रहा है, बेसिक बफर सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं है? ये बेसिक बफर सोल्यूशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिक बफर सोल्यूशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्षारीय। अब बफर सोल्यूशन मतलब आपको पता होगा कि किसी भी सॉल्ट को वाटर में डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये तो बनता है। तो ये सॉल्ट बेसिकली किसका है? अगर ये सॉल्ट देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो बफर हुआ कि नहीं हुआ? बफर सोल्यूशन बना, तो बफर सोल्यूशन बना। तो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी आपको, क्वेश्चन यहीं से उठ जाते हैं कि आखिर ये कैसे होता है, क्या होता है, नेचर कैसा होता है, ये सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं। तो ये हमने कुछ बोरेक्स के बारे में आपको बता दिया। अब एक और कंपाउंड है, उसके बारे में और जान लो, तो ज्यादा इसमें चैप्टर में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है H3BO3, इसके बारे में दो चार बातें और जान लो। H3BO3 इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। क्लियर है? ऑर्थोबोरिक एसिड। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी बात पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर छोटी छोटी बातें आ जाएंगी। बड़ी बात सबसे पहले क्या है? ये होता है वीक मोनो बेसिक
एसिड। ये है सबसे बड़ी बात जो डिस्कस करने वाला हूं। वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या, देखो मतलब ये, कंफ्यूजन मत पालना। H3BO3 यहां ले रहा हूं, सुनना मेरी बात को। इसको पानी में डालो तो तुम कहोगे सर एक H निकलेगा, HBO3 माइनस, और पानी में डाल दो, किसी की और इच्छा हो रही है, 2H प्लस प्लस HBO3 2 माइनस, और पानी डाल दो 3H प्लस BO3 3 माइनस, पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, बेस डाल दो, कुछ भी डाल दो। समझ में आया? आपको बताते रहूं कि भाई साहब ये जो तीनों लिखे हैं ना, ये तीनों रिएक्शन गलत है, गलत है। मतलब H3BO3 को पानी में डालने पर कभी ऐसा कुछ नहीं होता, वाटर में डाले जाए ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हम डाल रहे हैं तो H प्लस, जैसे H2SO HCl को डालो, HCl का वाटर में डालोगे, सुनना मेरी बात को, बहुत गौर से सुनिएगा। HCl को वाटर में डालोगे, H प्लस Cl माइनस, ये तो होता है। H2SO4 को डालोगे, ऐसे तोड़ते हैं, 2H प्लस प्लस SO4। इससे क्या प्रतीत हो रहा है? यानी कि HCl से एक H प्लस आयन निकल रहा है, मतलब HCl एक H प्लस आयन दे सकता है, H2SO4 2 H प्लस आयन दे सकता है। यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहां पर H3BO3 ना एक H प्लस आयन देगा, ना 2 H प्लस आयन देगा, ना 3 H प्लस आयन देगा, लेकिन है हाइड्रोजन उसके साथ में। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर के साथ में डायरेक्टली जो इसके अंदर H है, इसके अंदर जो H है वो नहीं निकलता। होता क्या है, अब उसकी बात समझ लो। होता ये है कि H3BO3 बेसिकली ये होता है, और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि जब इसको वाटर में डालते हैं, ऐसे मान के चलो, तो क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, अब थोड़ा ध्यान दिया करो इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, और यहां पर लोन पेयर है, तो ये कैसा है? लुईस बेस है। तो ये लुईस बेस इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, मतलब इस लुईस एसिड को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक तरह से ये बेसिक नेचर शो कर गया ना, इसने तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में ये एक H प्लस आयन को रिलीज करेगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, OH 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 माइनस H प्लस, ये H प्लस आयन निकलेगा बच्चों। यहां अब ऊपर को पढ़ो क्या लिखा है, वीक मोनोबेसिक एक OH लेना, मोनोबेसिक का मतलब एक OH लेना, एसिड एक H प्लस देना, एक लेना एक देना, या चाहो तो वीक मोनोबेसिक प्रोटिक एसिड भी बोल सकते हो। प्रोटिक एसिड समझ रहे हो, मतलब एक H प्लस आयन देगा। तो बेसिकली H3BO3 भैया ये कुछ नहीं होता, H3BO3 के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, H3BO3 के साथ ऐसा कुछ होता है। समझ में आया? तो H प्लस आयन पानी वाला निकलेगा, H प्लस आयन वो वाला नहीं निकलेगा जो OH वाला होगा, वो नहीं निकलेगा, ठीक है, वो नहीं निकलेगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है? वो नहीं निकलेगा। अब पॉइंट उठता है क्यों नहीं निकलेगा, इस क्यों का जवाब भी बताता हूं।
एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में होता ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो बड़ा कमाल का होता है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है। हाँ H प्लस पता है कब निकलता, मैं बताता हूं H प्लस कब निकलता। H प्लस तब निकलता जब ये बोरॉन, ये ऑक्सीजन, सुनना मेरी बात को, सुनना, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, महसूस करोगे। ये H होता, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो बेचारा पहले से गरीब है, फिर तुम कह रहे हो H और दे दो, तो आसान नहीं है। हाँ वो एक कंडीशन पे हो सकता था, क्या, यहां पर ये निकालता और यहां के जो इलेक्ट्रॉन थे उसको ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू दे देता। याद करो फिनॉल वाला, याद आया, फिनॉल में हमने H निकाला था ना, याद आया, फिनॉल में हमने H निकाला था। हमने H निकालने पे क्यों निकाला था, क्योंकि ये माइनस था, ये इसके साथ में डबल बॉन्ड बना रहा था। तो अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ बैक बॉन्डिंग बना लेता तो ये H निकल जाता, बोलो हाँ या ना, बैक बॉन्डिंग बना लेता तो H निकल जाता। लेकिन होता क्या है, हैलोजन तो बैक बॉन्डिंग बना लेता है लेकिन ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाता। इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि इसका ऑक्सीजन दूसरे वाले पड़ोस के साथ पहले से सेट है, मतलब हाइड्रोजन को पकड़ के रखा हुआ है। हाँ अच्छा लग गया, मतलब पकड़ रखे हुए, यही यही सीख के जाएगा आज के दिन। ये आज के दिन का इसका ज्ञान पूरा हो गया, सर आपने कह दिया, बस ये समझ गया। तो बेसिकली ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता जाता है, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनाता जाता है। आप देखोगे एनसीईआरटी में एक पूरा एक बड़ा सा जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वो स्ट्रक्चर आपस में क्यों, स्ट्रक्चर आपस में बाउंडेड है, तो वहां पर H जो होता है वो फ्री नहीं हो पाता और ऑक्सीजन जो होता है वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से ऐसा लफड़ा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए वहां पर H नहीं निकलता, इसलिए फिर अपन क्या करना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, और पानी में जो H प्लस आयन है ना वो निकल के आता है। तो देखो कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे 2-4 बातें और बताते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2 होगी कि नहीं होगी? और यहां पर ये ऑक्सीजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? बोलो समझ में आ रहा है? तो ये छोटी सी बात और है। चलो 1-2 बातें और कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका हीटिंग इफेक्ट, वो देख लो पहले, फिर आगे और भी बातें करूंगा। हीटिंग इफेक्ट, H3BO3 को हीट करते हैं तो बच्चों सबसे पहले बनता है HBO2। HBO2 इसको मेटाबोरिक एसिड कहते हैं। इसको और हीट कर दो, ठीक है, इसको बनेगा H4B2O7, इसको बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। और फिर लास्ट बनता है B2O3, ये होता है हीटिंग इफेक्ट। इसका इंपॉर्टेंट हीटिंग, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक, बोरिक एनाइड्राइड, ऐसे याद रखना, पहले मेटा फिर टेट्रा फिर बोरिक एनाइड्राइड, ये बनता है हीटिंग इफेक्ट। अच्छा स्ट्रक्चर भी बता देता हूं मैं आपको, इसका स्ट्रक्चर भी देख लो। आपके पास मेटाबोरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों HOB डबल बॉन्ड O, ये मेटाबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, नाम भी ध्यान रखना। और टेट्राबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो BO 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 B, कितने B हो गए? 1 2, नहीं मैंने एक फॉर्मूला गलत दिया, H2B4O7, थोड़ा सा यहां गड़बड़ कर दिया, 4 को इधर का इधर, उधर का इधर हो गया है। H2B4O7, H2B, अरे इसको सही कर लो, H2B4O7। तो अपने 4 B हो गए,
ठीक है, 4B के बाद OH लगा लो, यहां OH लगा लो और फिर ऑक्सीजन लगा लो। देखो सेट हो रहा है मामला, 2 तो 4 तो 6 और 1 7 हो गया। और ये आपका नोट करो, फिर आगे बता। इसको टेम्परेचर लिखना चाहो लिख लो, यहां 100 लिख लो, यहां 150 लिख लो, यहां 100 डिग्री लिख लो, यहां 150 डिग्री लिख लो, यहां पर स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस एसिडिक नेचर से बात कर रहा हूं, ये जो अपन ने अभी एसिडिक नेचर के बारे में ज्ञान लिया है, सुनना मेरी बात, इस एसिडिक नेचर की बारे में एक पॉइंट यहां पर और ऐड कर दे रहा हूं, तो लिखो टू इंक्रीज एसिडिक नेचर, टू इंक्रीज एसिडिक नेचर मतलब अम्लीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज एसिडिक नेचर इथाइलिन ग्लाइकॉल एडेड, इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल बच्चों ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको हम लोग सिस 1,2 डाइऑल भी बोलते हैं। देखो एक बात समझो, एक चीज मैंने बहुत पहले सिखाई थी आपको, कोई अच्छा एसिड कब होगा, जब उसका संयुग्मी कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा। कोई अच्छा एसिड तब होगा जब उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रांग होगा, ये बात को मानते हो? तो किसी तरीके से अगर कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस को स्ट्रांग कर दिया जाए तो वो अच्छा एसिड हो जाएगा। तो होता क्या है यहां पर, उसी चीज को मैं समझा रहा हूं। देखो आप यहां पर क्या समझा रहा हूं, यहां क्या होता है, ये बोरॉन है, अभी मैंने आपके सामने ये बनाया है, OH बनाया है, ठीक है, ये बनाया, अब इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड कर दिया, HOCH2, यहां CH2OH, एक तरफ इधर भी कर दो, कर दिया। और अब एक काम करो, वाटर निकालो, वाटर निकालो, यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, क्लियर है? यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, निकाल दिया। अरे मतलब वाटर निकालना है, अब ये कम ज्यादा कुछ भी हो जाए, उल्टा निकाल दिया मुझे लगता है, हाँ उल्टा निकल गया। अरे इसको निकालना था, ये H इसका चाहिए ना, OH इसका, अब ठीक है, क्लियर, निकाल दिया आपने। और जब उसको निकालोगे तो साइक्लिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, BO CH2 CH2 O CH2 CH2, तो ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, ये कैसा हो गया, स्थायी हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो स्थायी बना, तो ये जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ही ज्यादा इसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना? जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ेगा, ये है पॉइंट। तो इथाइलिन 1,2 और सिस क्यों लिया, ट्रांस क्यों नहीं लिया, तो फिर हो ही नहीं पाता, एक इधर जाता एक इधर जाता, तो वो आपस में साइक्लिक। और ये क्यों स्टेबल हुआ बेटा, चक्रीय संरचना बन गई, चिलेशन किलेटीकरण नाम के शब्दों के आपने पढ़ा होगा, चिलेशन किलेटीकरण, इसलिए स्टेबल हुआ है। इसके स्टेबल होने का कारण है, ये क्यों स्टेबल हुआ है, ये चिलेशन फॉर्मेशन किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इस तरीके से H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में 2 बातें मैंने बता दी। और अब चलते हैं छोटी सी 1-2 बातें और, जल्दी से नोट करो, 1-2 बातें और।
तो बच्चों यहाँ पर एक दो बातें और समझ लो, छोटी सी बातें, प्रिपरेशन मैंने बता दी। यहाँ पर देखो ये बोरेक्स है, बोरेक्स की रिएक्शन आप H2SO4 वाटर के साथ करोगे तो H3BO3 बोरिक, आपको ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 की प्रिपरेशन हो जाएगी। एक तो ये, और दूसरा कोलेमेनाइट फिर से आ गया, कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट से दोनों की प्रिपरेशन हो सकती है, बोरेक्स की भी हो सकती है और इसकी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर SO2 और वाटर का यूज किया गया है, और SO2 और वाटर का यूज करेंगे तो उस कंडीशन पे आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने एक आपके पास में बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एसिड आ जाएगा। क्लियर है, ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब बात करते हैं एक दो छोटी बातें और। फिटकरी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं एलम। क्लियर, एलम, एक दो बातें नोट कर लो एलम के बारे में। देखो एलम क्या होता है, एलम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, M2SO4 डैश M2 डैश SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है बेटा एलम। एलम का काम क्या होता है, फिटकरी का काम क्या होता है, बेसिकली पानी को साफ करने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए काम होता है। यानी कि जो भी इंप्योरिटीज होती है उसको हटाने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। क्लियर? तो M2SO4 डॉट M2 डैश SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये यहां पर हम लोग इसकी बात करते हैं। अब जरा इसके बारे में दो तीन बातें समझ लो। देखो यहाँ M जो होता है, ये जो M होता है ये मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट समझ रहे हो? क्या दिक्कत है भाई, दोनों साथ नहीं बैठ सकते हो क्या? मोनोवैलेंट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वाला +1 वैलेंसी शो करेगा। और M डैश जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट समझ रहे हो, +3। क्लियर है, ट्राईवैलेंट। एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, जैसे यहां पर सोडियम पोटेशियम, फटाफट नोट करो, NH4+, ये हो सकता है। यहां जो हो सकता है, यहां हो सकता है एल्यूमिनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, ठीक है, जो +3 वैलेंसी शो करते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरह से होता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि मुझे पोटास एलम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पोटास एलम का फॉर्मूला चाहिए, तो सीधे सीधे पूछा जाता है ऑप्शन में कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 हो गया, पोटास एलम आ गया। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अब जैसे कि पोटास एलम के बाद मैं कह रहा हूं अमोनियम एलम, बताओ अमोनियम एलम, नाम है ये तो, अमोनियम एलम। भाई K की जगह NH4 ले आओ, बस सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा यहां पर, NH4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24। अब कहीं कहीं पर आपने सुना होगा क्रोम एलम, क्रोम, क्रोम एलम, क्रोमियम। क्रोम एलम का मतलब क्या हो गया, क्रोमियम। तो एलम है, कुछ भी आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक दो बातें जो है इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। उसमें पूछा जाता है कि जब हम फिटकरी को, एलम को पानी में डालते हैं, जब हम फिटकरी को, एलम को पानी में डालते हैं तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, नेचर कैसा हो जाता है? तो नेचर होता है एसिडिक। यह है पहली बात। फिटकरी को जब पानी में डालते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, तो वो होता है एसिडिक। समझ गए? कैसे होता दिखाता हूं मैं आपको, चलो देखो आप इस बात को, देखो इस बात को। आपके पास में K2SO4 है, यहां समझ लो Al2SO4 है डॉट 24H2O है। अब एक काम करो, इस 24H2O को थोड़ी देर के लिए हटा दो। तुम एक काम करो, इसको आयंस में तोड़ो, आयंस में तोड़ो।
देखो आयंस को तोड़ोगे तो K प्लस जाएगा, 2K प्लस, जितने उतने ले लो, SO4 2 माइनस हो गया, यहाँ 3Al प्लस हो गया और यहाँ 3SO4 2 माइनस हो गया। आ गया समझ में? मैंने इसको आयंस में तोड़ दिया, अब हमने क्या कर दिया, आयंस में तोड़ने के बाद पानी डाल दिया, तो पानी डालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, KOH, 2KOH बनेगा। अरे पानी डाल दिया इसमें, रिएक्शन करवा दी, यहां पर क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, यहां क्या बनेगा, ALOH का होल थ्राइस बनेगा। अरे हाँ है ना यहां भी क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 3H2SO4 हो गया, यहाँ 3A हो गया, यहाँ पर 2 हो गए, क्लियर? दो है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब एक चीज सुनो, एंड ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये होता है वीक एसिड, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मुझे बताओ कौन भारी पड़ गया? ये देखो भारी पड़ गया इन दोनों से, वीक एसिड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक होता है, सॉरी वीक बेस, हाँ वीक बेस, वीक बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस और ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों मिलके इतना ज्यादा नहीं हो पाएंगे जितना H2SO4 हो जाएगा। तो इसका मतलब नेचर कैसा हो जाएगा, ये है बात, समझ में आया? क्लियर? अब सुनो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इंटरेस्टिंग ये है कि एल्यूमिनियम में जो कैटायन होता है, कैटायन जो होता है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर से घिरा होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एलम में जो कैटायन होता है, एलम में जो कैटायन होता है, जो भी कैटायन होता है, क्या हो गया, तकलीफ हो रही है? अच्छा, जो कैटायन होता है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल से। बड़े कमाल की बात है। देखो देखो क्या, देखो तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं मैं, देखो इधर देखो, इधर देखो, यहां कैटायन कितने देख लो, 2 और 3, सॉरी 4, 2 और 2 कितने हो गए, 4। यहां कितने, 24 वाटर थे। क्लियर है? कैटायन, अब तुम कहोगे एनायन सर नहीं गिरा रहता, अरे यार एनायन क्यों गिरा रहेगा? लुईस एसिड कौन होता है, कैटायन की एनायन? किस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, कैटायन पे। इलेक्ट्रॉन की कमी किस, भाई K प्लस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो वाटर किसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको देगा ना। आ रही बात समझ में? वाटर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो बच्चों, घेरेगा ना, तो कैटायन को घेरेगा, एनायन को नहीं घेरेगा। क्लियर है? पहली बात समझ में आ गई। यानी कि इसका मतलब यह है कि 6 वाटर से घिरा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम प्लस कभी नहीं यूज होगा। यहां देखो मैंने लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम, लिथियम का फिटकरी कभी होता ही नहीं है, लिथियम की फिटकरी कभी होती ही नहीं, मतलब लिथियम आप यूज ही नहीं कर सकते। अब क्यों, पता है क्यों? जवाब सामने है, लिथियम 6 नहीं कर सकता, सोडियम करता है 6, सोडियम का 11 होता है, लास्ट वाले में क्या होता है, 3s2 3p1, अरे 3s1, एक मिनट रुकना, मैं पूरा बना रहा हूं, 3s1 होता है, 3s1 यानी कि थर्ड, दिस 6, कोऑर्डिनेशन नंबर नाम की चीज सुनी है आपने, तो 6 तक ही स्टेबल होता है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसमें है, डी ऑर्बिटल है ना इसमें। लिथियम में डी ऑर्बिटल होता है क्या? फिर 2s के बाद 2d होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होता, इसलिए लिथियम नहीं होता। क्योंकि 6 कैसे आया, 6 वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा, एक भी आयन हुआ 6 वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा उसको, और 6 वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा तभी वो फिटकरी बनेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए लिथियम में वो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वहां पर 6 वाली कंडीशन नहीं आती।
अब समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कंडीशन होती है, इसलिए लिथियम कभी फिटकरी नहीं बनाता। एक और फिटकरी होती है सूडो एलम। देखो सूडो एलम, हालांकि सूडो होता है मतलब एलम नहीं है ये सूडो एलम जो है ना, वो सूडो एलम लिखा जरूर है कि सूडो एलम मतलब वो एलम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सेम होता है। Ca यहां पर बाईवैलेंट हो जाता है, CaSO4 डॉट Al2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो यहां पर जो कैल्शियम है ये बाईवैलेंट होता है, बस इतना ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सूडो एलम। सूडो एलम का मतलब फॉर्मूला सेम है, सब कुछ है, लेकिन एलम नहीं है, तो ये होता है। तो चार मतलब आपके सामने ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे, क्वेश्चन दे देगा कि बताओ कौन सूडो एलम है, कौन एलम है, कौन एक्चुअल एलम है, कौन नहीं हो सकता, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हमारा बोरॉन फैमिली खत्म हो गया, नेक्स्ट में बात करेंगे कार्बन फैमिली।